धैर्य आईएएस में आप सब लोगों का स्वागत है और पूरे देश को बधाई, भारतवर्ष को बधाई। हमारा चंद्रयान 3 फाइनली लैंड कर गया है चंद्रमा पे और वो भी लूनर साउथ पोल पे। और ये करने वाले हम पूरे विश्व में पहले देश बने हैं। चंद्रमा पे तो पहले भी अमेरिका, रशिया और चाइना ने लैंड किया है, लेकिन हमारा देश पहला ऐसा देश बना जिसने लूनर साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया। सबको बहुत दिल से बधाई और बहुत ही खुशी का पल था। 6:04 पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर गया। और आइए जानते हैं आज आज का वीडियो चंद्रयान 3 के बारे में है कि कैसे इसमें क्या-क्या टेक्निक लगाई गई, कैसे हमने रॉकेट बनाया, हमने क्या-क्या सैटेलाइट में हमने डिवाइसेस लगाए जो कि ऊपर जाके चंद्रमा पे क्या-क्या किस तरीके की खोजबीन की जाएगी और इसरो ने कहाँ से इन चीजों को कैसे करके दिखाया। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। और दिल से एक बार फिर से सबका दोबारा से सबको दिल से बधाई कि हम लोग फाइनली चांद पे लैंड कर गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये देखिए, ये रॉकेट है। और देखिए, जब भी हम कोई भी मतलब कि मान लीजिए स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं, तो दो चीजें लगती हैं। एक तो रॉकेट लगता है, ईंधन, फ्यूल, जो कि आपको ऊपर तक लेके जाए। और उसके बाद अब चूंकि वहां पर जाके आपको कुछ काम करना है, कुछ आपको एक्सप्लोरेशन करने हैं, तो उसके लिए उसका सैटेलाइट होता है। तो दो चीजों से बनता है आपका स्पेस क्राफ्ट। नीचे रॉकेट लगा रहता है, ऊपर उसका जो रहता है सैटेलाइट, या उसको पेलोड कहते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इसका रॉकेट है, LVM 3 ML4 इसका M4 इसका नाम है। और यहाँ पे ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सैटेलाइट या पेलोड रखा गया है। आगे इस पर अच्छे से बात करेंगे। जो चंद्रयान 3 को भेजने में इसरो ने जिस रॉकेट का यूज किया है, वो है LVM 3 M4। मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म है LVM 3 का, वो है लॉन्च मार्क व्हीकल, लॉन्च मार्क व्हीकल 3 मिशन 4। तो LVM 3 M4। आगे इस पे हम चर्चा से बहुत अच्छे से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है। इसको सार कहते हैं। श्रीहरिकोटा, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में है। और यहीं से इसरो ने जो है हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को हमारे चंद्रमा पे भेजा गया है। और यहीं से एलवीएम, जो हमने बात की अभी, LVM 3 M4 को यहीं से लॉन्च किया गया है। LVM का मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पूरा चंद्रयान 3 का स्टैटिस्टिक्स है कि कैसे कैसे जो हमने व्हीकल लॉन्च किया, वो LVM 3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और मिशन 4 आगे बताएंगे आपको कि मिशन 4 क्यों कहा गया, इसका इसका नाम M4 क्यों है। हाइट इसकी, विड्थ, इस सब पे बात करेंगे। ये सारे मिशन का एक पूरा ओवरव्यू है कि हमें क्या क्या लेके जाना है। कि सबसे पहले नीचे देखिए, LVM, ये रॉकेट है। ये रॉकेट जो है, ये और यहाँ पे हमारा सैटेलाइट है, ये इसको ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद ये सैटेलाइट जो है हमारा चांद पे पहुंचेगा। सैटेलाइट में भी आप देखिए दो चीजें लगी हुई हैं। एक इसमें लगा हुआ है लैंडर, जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। और दूसरा है जो है रोवर, जो कि उस लैंडर से निकलेगा बाहर और उस पे निकल के फिर उस पे मतलब एक्सप्लोरेशन करेगा, खोजबीन करेगा, मटेरियल्स की, एलिमेंट्स की, सब चीज की खोजबीन करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, सब पे आज विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में आप जानिए कि ये हमारे भारत का तीसरा लूनर स्पेस रिसर्च मिशन है। कभी भी अगर आपको लूनर शब्द दिखे, तो लूनर का मतलब होता है चांद। तो ये तीसरा है जो कि भारत ने भेजा। इससे पहले भारत ने चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में भेजा था। और इस बार हमने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भेजा है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो जो लैंडर लैंडर का मतलब ये होता है कि जब सैटेलाइट ऊपर जाएगा, मैंने पहले भी बताया आपको ना कि कभी भी कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट है, तो उसमें दो चीजें होती हैं। रॉकेट, जो कि आपको ऊपर लेके जाएगा, और उसके बाद सैटेलाइट। रॉकेट तो एक, जो कि ऊपर ऊपर तक आपको छोड़ आएगा जहां आपको जाना है, चाहे अंतरिक्ष में जाना है, चाहे आपको चंद्रमा पे जाना है। और सैटेलाइट, जिसमें सारे डिवाइसेस लगे जो कि सारा काम करेगा, खोजबीन का काम करेगा। तो रॉकेट जो इसमें यूज हुआ है, वो है LVM 3, मतलब कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इससे हमने ऊपर भेजा है चंद्रमा तक। और ऊपर जो सैटेलाइट लगे हैं, उसमें दो चीजें हैं, लैंडर और रोवर। लैंडर का जो काम है, वो है कि वो सैटेलाइट को पहले प्रॉपरली चंद्रमा के सतह पे, उसके उस सरफेस पे लैंड करा देगा।
ठीक है। और जब वो लैंड कर जाएगा तो उसके नीचे से उसके उसके अंदर से निकलेगा रोवर, जो कि चंद्रमा की सतह पे चलेगा और उसकी मिट्टी और मिट्टी भी कलेक्ट करेगा, उसको रीड करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, उसके बारे में डिटेल्स जुटाएगा, उसमें छेद भी करेगा। हम लोग 10 सेंटीमीटर तक चंद्रमा की सतह पे छेद भी करेंगे और जो उसमें चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उसके बारे में पता भी लगाएंगे। ठीक है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन सब के बारे में बात होगी। अब हाँ, जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए कि कब ये लॉन्च हुआ। ये लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को और समय था भारतीय समय के अनुसार 2:35 दोपहर के। ठीक है, चलिए। रॉकेट का नाम हमने बता दिया है, LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और और आप ये भी देखिए कि हमें कहाँ पे लैंड करना है, हमें लूनर साउथ पोल पे लैंड करना था। और भगवान का लाख लाख शुक्र है, और हम लोग मतलब कि तहे दिल से आज आज हर एक भारत का हर एक नागरिक खुश होगा कि हम लोग फाइनली लैंड कर भी गए हैं। और उसी समय पे हम लैंड किए, 23 अगस्त 2023, 6:04 शाम में समय था और हम लैंड कर गए। ठीक है। किस लिए चंद्रयान 3 ऊपर चंद्रमा पे किस लिए गया था, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था, जो मिशन था ये, जो हमने मतलब कि सोचा था कि तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम सेफली और सॉफ्ट लैंडिंग लूनर सरफेस, जो चांद का सरफेस है ना, चांद की सतह है, वहां पे हम लैंड कर जाए, सेफली लैंड कर जाए, सॉफ्ट लैंडिंग आराम से लैंड कर जाए। ये ना हो कि हमारा जो सैटेलाइट है, जो लैंडर है, जो कि हमें लैंड करवाना है, वो क्रैश कर जाए। सॉफ्ट लैंडिंग करना था। रोवर जो लैंडर में से लैंडर जब लैंड कर, मैं आगे आपको सारे एनिमेशन के थ्रू सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे लैंडर लैंड करेगा, रोवर क्या है जो कि उसमें से निकलेगा, सब कुछ आपको एनिमेशन से मैं आने वाली स्लाइड्स में दिखा दूंगा। और रोवर जो है उस पे रोविंग, मतलब कि उस पे चले, ठीक है, रोविंग। और टू कंडक्ट इन सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू का मतलब होता है कि जो उसका ओरिजिनल प्लेस मतलब कि अगर मैं जहां गया हूं तो वहीं का वो काम करूं। जैसे कि अगर अगर हमारा सैटेलाइट चंद्रमा पे गया है, चांद पे गया है, तो वो चांद के जहां गया है वहीं पे वो मतलब एक्सप्लोरेशन करे या कुछ खोजबीन करे। तो वहां टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, ये सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई है हमारी चांद पे, भारत पूरे विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने ऐसी मतलब कि अच्छी मतलब कि फीट को हासिल किया, ऐसी ऐसी उपलब्धि हमने हासिल की है। इससे पहले यूएसएसआर, यूएसए और चाइना कर चुका है ये, और हम चौथे देश बन गए हैं। लेकिन हम चौथे देश तो बने हैं जो चंद्रमा पे लैंड कर गए हैं, चंद्रमा पे उतरे हैं अपने सैटेलाइट को लेके। लेकिन हम ऐसे पहले देश बने हैं पूरे विश्व में जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया है। साउथ पोल पे ध्यान रखिए कि साउथ पोल पे अभी तक किसी भी देश ने लैंड, चंद्रमा के साउथ पोल पे अब तक किसी भी देश ने लैंड नहीं किया था, किसी भी देश का सैटेलाइट। हम ऐसे पहले देश बन चुके हैं और हमें भारतीय होने पे और इसरो पे हमें गर्व है। और जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने अच्छे से आपको मैं समझाता हूं कि देखिए ये हमारा जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग LVM-3 रॉकेट। यही रॉकेट है जो कि हमें स्पेस में या चंद्रमा में लेके जाएगा। अभी हमने LVM-3 रॉकेट का चंद्रयान में यूज किया है कि चलो भाई हमें चंद्रमा पे लेके चलो। तो कैसे क्या क्या मतलब कि इसमें पूरी क्या टेक्नोलॉजी है, मैं सब कुछ बताता हूँ। देखिए, LVM-3 रॉकेट ये रहा। ठीक है, LVM-3 रॉकेट का पहला जो स्टेज होता है ना, ये देखिए पहले स्टेज में 2 स्ट्रैप्स, ये 2 स्ट्रैप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये एक और ये देखिए ये दूसरा है ना, जो 2 साइड में लगे लगे हैं, इस पे इसरो लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 स्ट्रैप्स हैं जो कि जिसको S-200 कहते हैं। ये सॉलिड प्रोपेलेंट है, मतलब इसमें जो ईंधन है, फ्यूल है, वो सॉलिड के फॉर्म में है। और ये और ये फर्स्ट स्टेज क्यों इसका नाम दिया है, क्योंकि जैसे ही हम रॉकेट को मतलब स्टार्ट करते हैं, हम इस चंद्रयान 3 को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो आग, जहां पे जो ईंधन जलता है, वो इन्हीं दोनों स्ट्रैप्स में जलता है, जो कि पावर देता है और रॉकेट ऊपर जाता है। इसीलिए कहा गया है इसको फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज ध्यान से देखिए, सेकेंड स्टेज क्या लिखा है, लिक्विड कोर स्टेज, L110 भी कह सकते हैं। लिक्विड कोर मतलब कि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये बीच में जो है, बीच में ये पूरा, ये बीच में यहां से लेके यहां तक, इसमें लिक्विड कोर स्टेज इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम हमारे जो फ्यूल ईंधन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब हमारा पहला स्टेज जो सॉलिड स्टेज, जो ये दोनों है ना, जब इन दोनों का फ्यूल बर्न हो जाएगा, ये दोनों अपना अपने हिसाब से अपने फ्यूल को बर्न करके रॉकेट को एक अच्छे हाइट तक पहुंचा देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज पे अब लिक्विड वाला बोलेगा ठीक है भाई आपका काम हो गया, अब मुझे बर्न होना है, अब मुझे इग्नाइट होना है, अब मुझे यहाँ पे अपने फ्यूल को जलाना है ताकि मैं रॉकेट को और ऊपर लेके जा सकूं। जब इसका भी काम हो जाएगा, तब ये देखिए, ये आप दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये होता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को कहते हैं हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसमें क्रायोजेनिक्स का
यूज होता है और ये रॉकेट को और ऊपर लेके जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम सैटेलाइट को ऊपर लेके जाते हैं और हम अपना काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नोज, ये जो नाक है रॉकेट की सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसी में चंद्रयान 3 है। इसमें क्या है, इसके अंदर ये चीजें हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, और ये है हमारा, ये जो देखिए ये हमारा लैंडर मॉड्यूल। ये आप देख रहे हैं पूरा, ये लैंडर, ये लैंड करेगा 4 स्टैंड से इसके। लैंडर मॉड्यूल के अंदर ही रोवर है और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो उसको पावर देगा ताकि लास्ट में, ताकि ये लैंड कर सके। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एलवीएम, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था एलवीएम के बारे में अच्छे से, फिर भी बता देता हूं एक बार। पहले इसका नाम जीएसएलवी, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। इसरो ने इसको रीनेम करके LVM-3 रखा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका हाइट जो है वो 43.5 मीटर का है। वेट इसका 640 टन है। ठीक है, और ये जो रॉकेट है ना, ये बहुत हेवी हेवी सैटेलाइट को पेलोड भी कहते हैं, उसको ना अंतरिक्ष में या कहीं चंद्रमा पे ले जाने के लिए कैपेबल है। आप सोचिए कि GTO मतलब कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर, और ऑर्बिट्स, ये जो भी ऑर्बिट्स के नाम मैं ले रहा हूं, आप इसमें बिल्कुल भी डाउट ना रखें, मैं आगे वाले स्लाइड्स में सब कुछ समझा दूंगा। सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में आप सोचिए कि 4000 केजी तक का पेलोड ये ले जाने में सक्षम है। और लियो का मतलब था लो अर्थ ऑर्बिट में ये 8000 केजी तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ठीक है, LVM-3 की बात करेंगे तो 3 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन व्हीकल होता है। मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 स्टेज इसमें काम करता है। पहले स्टेज में मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रैप ऑन मोटर S200 होते हैं जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स लगे रहते हैं। सेकंड स्टेज मैंने आपको बताया था L110 जो रहता है हाई थ्रस्ट, ये लिक्विड कोल्ड स्टेज रहता है सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज मैंने आपको बताया ही था कि थ्रस्ट, हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज को C25 भी कहते हैं। क्लियर है? C25 जो होता है उसको, उसमें जो इंजन हमने यूज किया है वो C20 इंजन को यूज किया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें यही लिखा है कि सबसे पहले जब आप लिफ्ट करते हैं इसको, तो जो S200 बूस्टर्स हैं पहले वो इग्नाइट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें, मतलब कि मैंने आपको ये तीनों स्टेज पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी LVM-3 का नाम आए तो आपको तीनों स्टेज ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इसमें काम होता है। ठीक है, और LVM-3 क्या कैरी करके ले जा रहा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल को और लैंडर मॉड्यूल को, जो मैंने पीछे आपको जस्ट दिखाया था। ठीक है, अच्छा, 16 जब LVM-3 ऊपर जब इग्नाइट हो जाएगा और जब आसमान में जब जाने लगेगा, तो 16 मिनट तक तो ये अपने सारे प्रोसेसेस को करेगा। उसके बाद फाइनली जो स्पेसक्राफ्ट जो है वो रॉकेट से सेपरेट हो जाएगा और इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, चंद्रयान 3 की जो जर्नी है, हमारी जो जर्नी है, उसमें टोटल जो कुल समय लगेगा पृथ्वी से लेकर चांद तक पहुंचने में, वो है 42 दिन, 42 डेज की जर्नी है। और 23 अगस्त, आपको पता है 23 अगस्त 2023 का टाइम था, और हम लोग मतलब कि, और वहां चंद्रमा पे सुबह का वक्त होगा और हम चंद्रमा की धरती को छू लेंगे, और हमने छुआ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 टेक्स ऑफ। आप देखिए, ये देखिए यही चंद्रयान 3, देखिए इस एनिमेशन से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये टेक ऑफ हो गया, ये देखा आपने। और पहले ये देखिए, ये जो S200 ये है ना, ये देखिए ये S200 जल रहा है। देखिए, देख रहे हैं आपकी S200 जो दोनों स्ट्रैप्स हैं साइड साइड में, सॉलिड प्रोपेलेंट, वही दोनों जल रहे हैं। ठीक है, तो पहला वही काम है। इसमें लिखा भी होगा कि कैसे काम करता है LVM-3 रॉकेट। आपको देखिए कि जो कोर स्टेज है ना, कोर स्टेज L110 जो होता है, कोर स्टेज मतलब कि लिक्विड कोर स्टेज, दूसरा स्टेज जो है वो 113 सेकंड के बाद मतलब कि स्टार्ट होता है। तो पहले 113 सेकंड तक तो S200 जो सॉलिड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, वही जलेगा। जब उसका काम हो जाएगा, उसके बाद लिक्विड कोर स्टेज, सेकंड स्टेज L110, उसका काम आएगा, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 134 सेकंड तक दोनों जल के जो फर्स्ट स्टेज है S200 वो अपना साइड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो पेलोड फेयरिंग है, पेलोड फेयरिंग में आगे आपको समझा देता हूँ कि पेलोड फेयरिंग क्या होता है। जो जो अभी आपको मैंने बताया था, सैटेलाइट के ऊपर जो नोज है ना, जिसमें चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर और रोवर थे, सबसे ऊपर नाक जो था हमारा सैटेलाइट का, उसको ही कहते हैं हम पेलोड फेयरिंग से उसको हम लोग ढक देते हैं। ठीक है, ताकि जब वो ऊपर जाए तो मतलब कि कोई क्षति ना पहुंचे, मतलब कि एयर प्रेशर से। और जब 115 किलोमीटर तक ये जाएगा तो पेलोड फेयरिंग निकल जाएगा और अंदर का सैटेलाइट जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? अच्छा, और उसके बाद फिर स्पेसक्राफ्ट जो है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है, उसमें ये इंजेक्ट हो जाएगा। ऑर्बिट इसका 180 गुना 36,000 किलोमीटर है। इसका मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, 180 जो है वो है मतलब कि वो पृथ्वी से सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। जो जो सैटेलाइट है, जब वो पृथ्वी के सबसे नजदीक
होता है तो नजदीक नजदीक का मतलब होता है पास, तो प से पास, प से पेरिजी, तो वो 180 इसका पेरिजी है। और जो दूसरा जो सबसे दूर है वो है 36,000 किलोमीटर, तो दूर वाला पॉइंट जो उसको कहते हैं एपोजी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इसके दिए हुए हैं। पहले आपको हमने बता दिया फर्स्ट स्टेज 2 स्ट्रैप ऑन S200 सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं, उस फ्यूल को हम कहते हैं अमोनियम परक्लोरेट। आप समझिए, जो फर्स्ट स्टेज था सॉलिड स्टेज में ईंधन यूज होगा, फ्यूल यूज होगा, वो अमोनियम परक्लोरेट। सही है। देखिए, इसका फायदा है कि इजीली स्टोर हो जाएगा, लेकिन घाटा क्या है? लो स्पेसिफिक इंपल्स है, ज्यादा थ्रस्ट नहीं पैदा करेगा कि एकदम से मतलब इतना पावर, इतना एनर्जी दे दे कि आप एकदम से बहुत ज्यादा मतलब कि आप ऊपर उड़ सकें, या बहुत आप लोड लेके ऊपर उड़ सकें। तो फायदा है तो घाटा भी है। ठीक है, सेकेंड स्टेज लिक्विड कोर स्टेज, अब L110 सेकेंड स्टेज था। तो इसमें कौन कौन से फ्यूल यूज किया हमने? लिक्विड ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तीनों का यूज किया, और इसका जो इंपल्स है, थ्रस्ट है, एनर्जी है, वो सॉलिड से ज्यादा है। आगे बढ़िए। तीसरा स्टेज क्या है? हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन होता है, और इसका जो स्पेसिफिक इंपल्स है, थ्रस्ट है, एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा है सॉलिड के भी मुकाबले और लिक्विड के भी मुकाबले। मैंने फर्स्ट स्टेज के मुकाबले और लिक्विड सेकेंड स्टेज के मुकाबले, दोनों के मुकाबले जो थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज है, इसका जो थ्रस्ट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। इसका ये फायदा है कि एक तो आप ज्यादा एनर्जी का, तो आप ज्यादा दूर तक आप अपने सैटेलाइट को लेकर जा पाएंगे, और दूसरा ज्यादा एनर्जी, ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा, तो आप ज्यादा पेलोड, ज्यादा सैटेलाइट में ज्यादा डिवाइसेस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा देंगे, और एक्सप्लोरेशन करने, खोजबीन करने के लिए सैटेलाइट का भार, उसका वेट बढ़ा पाइएगा आप। ठीक है, तो इसीलिए इसका फायदा है। ठीक है। अच्छा, क्रायोजेनिक का जो अब लोग बोलेंगे भाई क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात समझिए कि क्रायोजेनिक का मतलब जो होता है वो होता है कि किसी भी मटेरियल, कोई भी मान लीजिए मैटर है, मटेरियल है, उसको उसको हमको प्रोड्यूस करना है, बनाना है, या उसके बिहेवियर को हमें पढ़ना है, रीड करना है। कब? जब तापमान बहुत कम हो। एक तापमान बहुत कम कर दीजिए और किसी मटेरियल को उसे एकदम कम तापमान पे आप बनाइए, या ये पढ़िए कि इतने कम तापमान पे ये मटेरियल किस तरीके से बिहेव करेगा। इसी को क्रायोजेनिक कहते हैं, और कुछ नहीं है। तापमान जो है वो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, देखिए, क्रायोजेनिक रॉकेट इफिशिएंट बहुत होता है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब भाई इफिशिएंट है तो वो तो इसकी प्रॉज है, वो तो उसका चलिए एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? आप ये भी समझिए कि जिसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मतलब कि ये जो सिस्टम है ना, क्रायोजेनिक सिस्टम, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आप खुद सोचिए कि मतलब कि आपको मतलब कि किसी मटेरियल को आपको पहले प्रोड्यूस करना है एकदम लो टेम्परेचर पे, फिर उसको स्टोर करना है, फिर उसको कंबशन, उसको जलाना है। ऑक्सीजन लिक्विफाइज, मतलब ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है -183 डिग्री सेल्सियस पे, और हाइड्रोजन अपने लिक्विड फॉर्म पे आता है -253 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप बताइए कि ऐसे ऐसे इतना कम टेम्परेचर पहले करके, पहले इन दोनों को आप लिक्विफाई करिए, लिक्विड बनाइए, फिर इनको स्टोर करिए, फिर उनको कंबशन करके जलाइए, इग्नाइट करिए, तो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसीलिए क्रायोजेनिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इस स्लाइड में देखिए, मैंने ये एनिमेशन क्यों जोड़ा है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। देखिए, हमारा हमारा रॉकेट ऊपर गया। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैंने ये बताया था कि S200 जो सॉलिड प्रोपेलेंट है वो ऊपर तक ले जाएगा, और ये देखिए ऊपर तक ले गया, ये दोनों अलग हो जाएगा, जल जाएगा, दोनों साइड हो जाएगा, दोनों डिटैच हो जाएगा। देखिए डिटैच होगा अभी, ये देखिए ये डिटैच हो गया ना। उसके बाद ये ऊपर आएगा, पेलोड फेयरिंग जिसने सैटेलाइट को अपने बचा के रखा था, देखिए वो भी डिटैच हो गया। और लास्ट में जो चंद्रयान 3 है वो अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो है वो मतलब डिटैच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको समझाने के लिए रखा था। आगे बढ़िए। आगे। हाँ, ये देख लीजिए आप, यही यही है पेलोड फेयरिंग। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये और ये, और इन इन ये दोनों इस पूरे सैटेलाइट को क्या करेगा? ढक लेगा। ये देखिए, लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन हमने यूज किया, ये पूरा लिक्विड प्रोपेलेंट है, और विकास इंजन हमने यूज किया है। ठीक है, इसके लिए सॉल्व, ये जो सेकंड स्टेज है लिक्विड L110 स्टेज, इसके लिए। आगे बढ़िए। ये देखिए, पेलोड फेयरिंग मैंने आपको बोला था ना कि ये यही नोज है, यही पेलोड फेयरिंग है, यही इसी को पेलोड फेयरिंग कहते हैं, और इसी के अंदर सैटेलाइट हम लोग रख देते हैं, ताकि सैटेलाइट को मतलब कि नुकसान ना हो, जब सैटेलाइट हमारा एकदम एयर प्रेशर को एकदम ऊपर करते हुए जब हम लोग आसमान में जाएं। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़िए, यही पेलोड फेयरिंग है और इज अ नोज कोन यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ स्पेसक्राफ्ट पेलोड अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ डायनेमिक प्रेशर एंड एरोडायनेमिक हीटिंग ड्यूरिंग लॉन्च थ्रू एन एटमॉस्फेयर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यही 2S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, देख लीजिए। C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज, आप एक बार समझ लीजिए कि यही है जिसपे हम लोग ये हमारा क्रायोजेनिक्स परफॉर्म करते हैं और ये इंजन है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यार ये M4 क्या है? जो LVM3 तो ठीक है, M4 क्यों बोला? M4 हमने इसलिए बोला क्योंकि अब तक हमने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3, ये जो हमारा रॉकेट है, इसको हमने 7 बार इसरो ने यूज किया, टोटल 7 बार। लेकिन 7 बार इसरो ने यूज किया है इस रॉकेट को, लेकिन 7 बार यूज तो किया है हमने, लेकिन अभी तक इसरो ने इसको डेजिग्नेट बस 4 मिशन के लिए ही किया है। ठीक है, तो इसीलिए अब चूंकि मिशन के फॉर्म में इसरो ने 4 बार ही इसको बोला है। पहला मिशन इसरो ने इसको बोला था जब चंद्रयान 2 हमने भेजा 2019 में। इसीलिए इसीलिए अब आप देखिए कि LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तो हमने बोला, लेकिन चूंकि हमने उसको बोला ठीक है ये हमारा पहला मिशन होगा, इसलिए देखिए हमने M1 लगा दिया। ठीक, उसके बाद अक्टूबर 23 2022 में हमने वन वेव जो है एक कम्युनिकेशन कंपनी है ब्रिटेन की, उसके सैटेलाइट्स को हमने भेजा है स्पेस में, तो उसको हमने मिशन 2 माना, तो देखिए ये M2 हो गया। फिर दोबारा से हमने 26 मार्च 2023 को वनवेव के ही सैटेलाइट्स को फिर से अंतरिक्ष में भेजा था और उसको फिर हमने मिशन 3 बोला। और इस बार 14 जुलाई 2023 को जब हमने अपने चंद्रयान 3 को जब हमने भेजा, तो वो हमारा चौथा डेजिग्नेटेड मिशन था इसरो का। इसीलिए LVM3, ये तो व्हीकल का नाम था ही, रॉकेट का नाम था ही, लेकिन चूंकि वो चौथा मिशन था, इसीलिए ये M4 बोला गया। यहाँ M का मतलब मिशन, 4 का मतलब फोर्थ मिशन। तो ठीक है, इससे आप मतलब कि कोई डाउट नहीं ना रखें। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा चंद्रयान 3 है, आगे बढ़िए। देखिए, हाँ, और चारों मिशन पे देख लीजिए, ये हमारा LVM3 M1 है, ये हमारा LVM3 M2 है, ये हमारा LVM3 M3 है और ये हमारा LVM3 M4 है। चारों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये हमारा चंद्रयान 2 था, ये वन वेव के लिए भेजा गया था, दोबारा से वन वेव के लिए भेजा गया था, और ये हमारा चंद्रयान 3 है, लास्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एवरीवन स्काइज आई व्हेन आर चंद्रयान 3 फ्लाइज आई। बिल्कुल, ये चंद्रयान 3 हमारा देखिए टेक ऑफ कर रहा है, और ये तब की फोटो है जो कि इसरो ने लॉन्च की थी, और इसरो के सौजन्य से मैं आपको ये फोटोज दिखा पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जो इसरो ने बना के भेजा था ना, क्योंकि आपने देखिए ये पूरा मॉड्यूल है जो कि सैटेलाइट के तौर पे यही चीज जो है वो भेजी गई है चंद्रमा के पास। ठीक है, अच्छा, इसमें ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो नहीं उतरा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने एक्सेलरेशन दिया, एनर्जी दी हमारे चंद्रयान को कि वो चांद की सतह तक पहुंच जाए, और चांद की सतह से पहुंचने से पहले जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो कि प्रोपल्स करता है, एक्सेलरेट करता है, वो पहले ही मतलब डिटैच हो गया और वो चंद्रमा की परिक्रमा करने लगा एज एन ऑर्बिटर। ऑर्बिटर की तरह चंद्रमा की परिक्रमा करेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल महीनों तक, सालों तक, वो उतरेगा नहीं सतह पे। और उसने इस लैंडर मॉड्यूल को, जिसके अंदर रोवर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LM और RM भी कहते हैं, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल, उसको डिटैच कर दिया, और ये पोर्शन जो है वो चंद्रमा की सतह पे उतर जाएगा। और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल वाला पोर्शन है हमारा, वो चंद्रमा के चारों तरफ जो है वो गोल गोल घूमेगा, उसकी सतह, उसके ऑर्बिट पे चारों तरफ घूमेगा, वो सतह पे नहीं उतरेगा। क्लियर है? अच्छा, देख लीजिए, ये जो हमारे यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल है, इसमें चेस्ट पेलोड यहाँ पे है, रंभा यहाँ पे पेलोड है, के बैंड अल्टीमीटर है, रिएक्शन व्हील से, मैं सब कुछ समझाऊंगा कि सब क्या क्या यूज में आ रहा है, सब बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कि ये लैंडर जो हमारा जा रहा है, ये क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, ये सबसे बड़ी बात। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना कि जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि हम ना क्या करते हैं कि जो स्पेक्ट्रा होता है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा का मतलब होता है बैंड ऑफ कलर्स, जो मतलब कि आपके जो लाइट होते हैं ना, जब जब आप देखिए कि लाइट है, तो कंपोनेंट, आप जब रेनबो बनता है तो सात सात कलर्स बन जाते हैं। ठीक है, जो जो लाइट है हमारा, जब वो मतलब कि जब वो टूटता है तो 7 कलर्स उसके बन जाते हैं। तो इन्हीं बैंड ऑफ कलर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा और उनको मेजर करेगा, तो इसको स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये कब करेगा? देखिए, जब कोई भी मैटर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करता है या उसको हिट करता है, तो कलर्स जो कलर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जो कलर्स
प्रोड्यूस होंगे ना, उसी को मेजर करने के लिए, उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। अब आप पूछिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई एटम है, कोई मैटर है, उसमें चार्ज है, ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, वो मान लीजिए कोई भी मतलब कि मान लीजिए एक पत्ता ही है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, और अगर वो किसी मतलब मैटर से अगर वो मतलब कि पास कर जाए या उससे अगर छू के गुजर जाए, ठीक है, तो उससे तो उसी उस पे क्या होता है, तो एक एनर्जी जो है वहां पे जनरेट होती है, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, वो किसी मैटर को छू के गुजर जाए, तो जो एनर्जी वहां पे जनरेट होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और वो एनर्जी विजिबल लाइट, जो लाइट हम देख सकते हैं उस फॉर्म में, रेडियो वेव, गामा रेज, एक्सरेज, किसी भी फॉर्म में, इन सब फॉर्म्स में हो सकती है। क्लियर है आपको? स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है हमारे सैटेलाइट चंद्रयान 3 में। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि मान लीजिए कि कोई कोई स्पेक्ट्रोमीटर, मैं बोलता हूं कि चलो स्पेक्ट्रोमीटर मैंने लगा दिया, तो क्या काम करेगा ये? कोई मान लीजिए कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, ठीक है। अब हमें उसके बारे में कुछ पता करना है। अब हम क्या पता करें? हम उसके बारे में, अगर हम उसके लाइट प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर लें, उसके लाइट प्रॉपर्टीज को अगर हम पढ़ पाए, तो उसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर के अगर हम लाइट प्रॉपर्टी को मतलब कि एनालाइज करें, तो उसके लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर। तो यही इसका काम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि इसके मदद से हम मतलब कि विद इट्स हेल्प एनी अननोन कंपोजिशंस आर ब्रोकन डाउन इनटू बेसिक एलिमेंटल कंपोनेंट्स और लाइट्स इमिटेड फार अवे फ्रॉम गैलेक्सीज एंड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग देयर साइज एंड स्पीड। ठीक है, आगे बढ़ते। थर्मल कंडक्टिविटी, मैं इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज हमारा चंद्रयान 3 वहां पे करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मैटर, कोई मटीरियल है, ठीक है। अब वो मटीरियल जो है वो 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 गर्मी को, हीट को अच्छे से कंडक्ट कर पा रहा है, ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अच्छे से कर पाए तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, नहीं कर पाए तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, ठीक है। सिज्मिसिटी का मतलब होता है भूकंप। तो मतलब कि आप चंद्रमा के हिस्से पे भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भूकंप आता है कि नहीं आता है, ये भी हमारा चंद्रयान 3 रीड करेगा। प्लाज्मा डेंसिटी भी रीड करेगा। प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब होता है कि जो आयनाइज गैस पार्टिकल, गैस तो है वहां पे, लोग कहते हैं चंद्रमा की सतह पे चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा की सतह पे एटमॉस्फेयर है, और उसी को रीड करने हमारा चंद्रयान जो है जा रहा है, वो गया है। तो अब जो गैस पार्टिकल्स हैं चंद्रमा की सतह पे, मून पे, वो आयनाइज्ड हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। सुबह में वो एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नजदीक आके एक अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, शाम होते होते वो स्ट्रक्चर अलग बन जाता है। तो थोड़ा ही सही, मतलब पतला ही सही, हल्का ही से, पर एटमोस्फेयर तो है मून पे, और उसी को रीड हमारा चंद्रयान 3 करेगा। लेजर रेंजिंग स्टडीज, ये लूनर लेजर रेंजिंग क्या है? लूनर लेजर रेंजिंग से ये एक प्रैक्टिस है जिससे हम चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ना, उसको हम नाप सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन फ्रॉम द क्लाउड, जब जब बादल होते हैं, तो बादल जब बनते हैं, तो बादल जब बने हुए हैं तो उसमें कोई ऐसा एटम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली खींचेगा। तो वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली खींच लेगा, वो अपने तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? डिस्टॉर्शन हो जाएगा बादल की साइज में या शेप में, कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो क्लाउड्स है उनका पोलराइजेशन भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है आपका शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसको भी रीड करना है। पावर डेसेंट जो है आपको आगे मैं पढ़ा दूंगा क्या है। पावर डेसेंट का मतलब ये है कि जब किसी भी आप मतलब किसी भी स्पेस मिशन में जब आप अपने सैटेलाइट को लैंड करा रहे हैं, तो रॉकेट जो उसके उसमें जो लगा, जो भी उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो भी उसमें एनर्जी है, वो आपको थोड़ी सी ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा कि वो आपकी जो ट्रेजेक्टरी है नीचे उतरने की, स्पीड कम करके वो उसमें मदद करे। इसी को हम लोग कहते हैं पावर डेसेंट, कम करके आप लैंडिंग साइट पे उतरिए, ठीक है। ये देखिए चेस्ट पेलोड है, ये इल्सा पेलोड है, ये लैंगुर प्रोब रंभा है, और ये लिप्स पेलोड है। आगे मैं सबको मतलब कि अच्छे से समझाता हूँ।
देखिए, ध्यान से आप समझिए, मैंने आपको समझाया अभी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, वो चंद्रमा की सतह पे नहीं उतरेगा, वो ऑर्बिट करते रहेगा चंद्रमा को चारों तरफ। लैंडर का नाम विक्रम है, वो चंद्रमा पे लैंड करेगा और उसी लैंडर के अंदर से निकलेगा रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है। क्लियर है? प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा हुआ है शेप, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये लगा हुआ है प्रोपल्शन मॉड्यूल में। ये एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड है कि क्या स्टडी करेगा, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्रिक सिग्नेचर्स ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ इन द नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे किस तरीके से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रीड करेगा। ठीक है, अच्छा। लैंडर पेलोड में लगा है रंभा एलपी लैंगम्यूर प्रोब, ये लैंडर में लगा, विक्रम में लगा हुआ है। तो ये लैंगम्यूर प्रोब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे प्लाज्मा डेंसिटी को ये क्या करेगा, मेजर करेगा। तो वही होता है लैंगम्यूर प्रोब कि टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा, जो कि चार्ज गैस आयंस होते हैं ना, उनको ये क्या करेगा, रीड करेगा। आगे बढ़िए, चेस्ट लगा है हमारे लैंडर में, चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज होगा। और रोवर, रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, जो कि लैंडर, विक्रम लैंडर में से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पे चलेगा, रोव करेगा। ठीक है, उसमें लगा हुआ है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मैंने अभी समझा था स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया है, तो ये लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और एक और सामान जो रोवर में लगा है वो है लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि डिटरमाइन करेगा हमारे मतलब कि चंद्रमा की सतह पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें, आयरन, ये सारी चीजें लूनर सॉइल, चंद्रमा की सॉइल पे हैं, और कौन कौन से मटेरियल्स वहां पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लिया मैंने सारा कुछ समझाया आपको। प्रोपल्शन मॉड्यूल मैंने आपको बताया था कि ये उतरेगा नहीं चंद्रमा की सतह पे, ये ऑर्बिट करते रह जाएगा, चारों तरफ चंद्रमा के घूमते रह जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये शेप, यहाँ पे शेप पेलोड, ये देखिए ये शेप पेलोड है ना, ये शेप पेलोड यहाँ लगा है, सेंसर यहाँ लगे हैं, और सोलर पैनल इसका यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल मैंने सब कुछ ऐसे समझा दिया है आपको कि प्रोपल्शन मॉड्यूल बिहेव्स लाइक एन ऑर्बिटर एंड विल कैरी द लैंडर एंड रोवर कंफ्यूजन टिल 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर, चांद के 100 किलोमीटर ऊपर तक ये लेके जाएगा, किसको, अपने रोवर, विक्रम विक्रम लैंडर को, और उसके अंदर प्रज्ञान रोवर को। उसके बाद ये डिटैच हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए क्लियर है। अच्छा, और इसमें क्या क्या लगा हुआ है, शेप लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए। और ये शेप कहाँ बनाया गया है, ये डिवाइस बनाया गया है UR राव सैटेलाइट सेंटर, इसरो बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ध्यान से, यही हमारा जो है ये देखिए, ये देख रहे हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, और ये ऊपर क्या है, ये ऊपर विक्रम लैंडर है, और इसके अंदर क्या है, हमारा प्रज्ञान रोवर है। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा प्रोपल्शन, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये वाला, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, और ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा लैंडर। आगे बढ़िए, लैंडर मॉड्यूल मैंने समझा दिया आपको कि लैंडर मॉड्यूल में क्या-क्या था, क्या-क्या इसमें लगा हुआ था। तो लैंडर मॉड्यूल हमारा जो है उसका नाम विक्रम है, 1724 किलो का है, और उसके बाद ये लैंड कर जाएगा चंद्रमा पे। सारे जो जो भी इसमें डिवाइसेस लगे, मैंने सब कुछ समझा दिए। चेस्ट लगा है आपके, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए इल्सा लगा है, लूनर सिस्मिक एक्टिविटी के लिए लैंगमुर प्रोब लगा है। इसमें एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर भी लगा है नासा की तरफ से, जो कि लूनर लेजर रेंजिंग, मैंने आपको समझाया था सब कुछ। तो ये अच्छे से आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चंद्रयान 3 लैंडर, ये देखिए ये हमारा विक्रम लैंडर है, देख रहे हैं आप विक्रम लैंडर को। ठीक है, और अब आते हैं रोवर। रोवर, प्रज्ञान जो है हमारा रोवर है। प्रज्ञान, अच्छा प्रज्ञान नाम क्यों रखा गया, प्रज्ञान नाम इसलिए रखा गया क्योंकि प्रज्ञान का मतलब होता है विजडम, बुद्धिमानी। 6 इसमें चक्के लगे हुए हैं, 26 किलो का होगा, 500 मीटर तक ही चलेगा, इसका रेंज इतना ही है। और एक लूनर डे, मतलब कि पूरे का पूरा एक लूनर डे जो है, वो मतलब कि इसका जो है वो लाइफ रहेगा। ठीक है, 14 दिन, मैं आगे समझाता हूँ कि 1 लूनर डे में ये 14 डेज यहाँ पे क्यों होते हैं, 14 अर्थ डेज क्यों होते हैं, मैं समझा दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिए कंपोजिशन ऑफ लूनर सरफेस, ये क्या क्या पता लगाएगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस इन द लूनर सॉइल, हिस्ट्री ऑफ लूनर इम्पैक्ट, जो चंद्रमा पे एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, फिर वाटर आइस का पता लगाएगा, मून का एटमोस्फेयर कैसा है उसका पता लगाएगा, फिर उसके बाद लूनर सरफेस पे कैसे कैसे केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, मटीरियल्स हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे कैसे रॉक्स पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से मेटल्स हैं, मटीरियल्स हैं, उन सब का पता लगाएगा। एक 10 सेंटीमीटर का छेद करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक, आपका उसमें इलेक्ट्रिक जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो उसमें इंसर्ट किया जाएगा, फायर किया जाएगा, और उससे ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को ये करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रोवर, ये देखिए रोवर है ना, ये, और ये रोवर यहाँ से निकल रहा है, ये हमारा लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान यहाँ से देखिए ये निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडिंग नियर द लूनर साउथ पोल। क्यों लूनर साउथ पोल हम लोग उतरना चाहते हैं लूनर साउथ पोल पे? लूनर साउथ पोल पे इसलिए उतरना चाहते हैं क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात आप समझिए कि अभी तक लूनर साउथ पोल पे कोई उतरा नहीं है, और सूर्य की भी जो रोशनी है ना चंद्रमा पे, लूनर साउथ पोल पे बहुत कम पहुंचती है। टेम्परेचर तो इतना कम है, -230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है वहां पे। सोचिए कितनी कितनी ज्यादा ठंड ठंड है वहां, और सनलाइट भी बहुत कम पहुंचता है, ठीक है। तो अब हमें वहां, और एग्जैक्टली वहां पे क्या पाया जाता है हमें किसी को कुछ नहीं पता। तो इसरो को ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे वहां पे क्या मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि पाए जाते हैं, जिससे हम लोग और भी आगे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकें। ये सोलर सिस्टम कैसे बना, इसकी इसकी भी जानकारी हमें वहां मिल सकती है, जो लूनर साउथ पोल है। इसीलिए लूनर साउथ पोल पे उतरने के लिए इसरो ने प्लान बनाया, और हम लोग लूनर साउथ पोल पे फाइनली उतर भी गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट्स एंड सैटेलाइट लॉन्चिंग। हाँ, इसरो इसरो के भारत में 3 रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। पहला जो है वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो है थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरला में 1963 में बना था। तुम्बा जो है, जो केरला में जगह है, वो हमारा मतलब कि इक्वेटर से पास है, इसीलिए एक अच्छा जगह है वो, जहाँ से लो एल्टीट्यूड, अपर एटमोस्फेयर, आयनोस्फेरिक स्टडीज हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेशन, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सार, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, ये 1969 में बना, और यहीं से हमारा चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ। और तीसरा डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल अब्दुल कलाम आइलैंड, भद्रक, उड़ीसा में है। ये पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था, व्हीलर आइलैंड। और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल के फैसिलिटी को ये यहाँ पे होस्ट करता है, और ये डीआरडीओ को ऑपरेट करता है। आगे ये देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, और ये हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है। चलिए, पहले भी क्या लूनर मिशन, बिल्कुल ये हमारा तीसरा लूनर मिशन था। पहले हमारा चंद्रयान 1 गया था, 2008 में गया था। और हमने क्या किया था, हमने एम किया था कि हम जो है मून का 3 डायमेंशनल एटलस बनाएंगे, और मिनरल जो है, मिनरल मैपिंग करेंगे, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, और हमने किया भी। जो लॉन्च व्हीकल हमने यूज किया था वो था PSLV C11 C11। ये देखिए, ये हमारा PSLV C11 है, ठीक है। चंद्रयान 1, और मतलब कि बहुत सारे, और चंद्रयान 1 ये भी पता लगाया कि पानी जो है वो मून के सरफेस पे है कि नहीं। दूसरा चंद्रयान 2 था, जो कि हमने 2019 में भेजा था। और ये देखिए, ये चंद्रयान 2, और लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 M1 था, ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो था, जो हमने भेजा था इस बार 14 जुलाई को, वो था चंद्रयान 3, और लॉन्च व्हीकल हमने था, लॉन्च व्हीकल हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क LVM3 M4 था। और जो लैंडिंग का था वो था 23 अगस्त, 6:04 शाम में, और हम लैंड भी। हाउ मेनी अर्थ डेज आर देयर इन वन लूनर डे? आप एक बात समझिए, जब आपको पता है, जब अर्थ जो है ना, मतलब पृथ्वी, तो चंद्रमा उसको ना चारों, तो मतलब कि चंद्रमा अपने ऑर्बिट ऑर्बिट पे भी मतलब कि चक्कर तो लगाती है, लेकिन साथ साथ में चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य का भी चक्कर लगाती है लूनर डे। अब जैसे कि हम, हमारी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी में एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि लूनर डे क्या होता है? लूनर डे जो होता है, वो समय होता है जब हमारे पृथ्वी का जो चांद है, वो पूरा एक रोटेशन लगाता है सूर्य के रिस्पेक्ट में। और सोचने की बात है, कोइंसिडेंस देखिए कि जितना समय चंद्रमा को लगता है सूर्य का एक रोटेशन लगाने में, सूर्य के रिस्पेक्ट में, मतलब जितना टाइम उसको लगता है वन रोटेशन अपने ही एक्सिस पे, मून अपने ही एक्सिस पे एक रोटेशन करता है, किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में। moon rotates on its own axis with respect to sun. So time taken by the moon to rotate on its own axis in accordance with sun, with respect to sun, that is equal to the टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो जितना समय उसको सूर्य के रिस्पेक्ट में अपने ऑर्बिट पे एक एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है, उतना ही समय चांद को, पृथ्वी को भी एक मतलब की रोटेशन, मतलब कि पूरे पृथ्वी को वन ऑर्बिट एक बार घूमने में उतना टाइम, उसको सेम उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। इसी को वन लूनर डे कहते हैं। अब चंद्रमा घूमता धीरे धीरे है, अपने ही एक्सिस पे घूमता है, धीरे धीरे घूमता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब, इसीलिए जब चंद्रमा पे जब एक
दिन बीतता है ना, तो पृथ्वी पे 29 दिन हो जाते हैं। चंद्रमा पे एक दिन मतलब कि 1 लूनर डे, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 29 दिन के बराबर होता है। इसीलिए अब आप समझिए, चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 29 दिन के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 14.5 दिन तो चंद्रमा पे सुबह से लेकर शाम होगा, सूर्य की रोशनी पड़ेगी। और 14.5 दिन क्या होगा, सुबह से लेकर शाम से लेकर रात होगा, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो हमारा लैंडर है और रोवर है विक्रम, और हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, ये इनका जो लाइफ टाइम है, ये कितने दिन तक काम करेंगे, 14.5 दिन काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनको सूर्य की रोशनी चाहिए काम करने के लिए। और चूंकि चंद्रमा जो है 14.5 दिन, पृथ्वी के 14.5 दिन मतलब वो 14.5 दिन पृथ्वी के अनुसार 14.5 दिन तक ही चंद्रमा पे जो है सूर्य की रोशनी पड़ेगी। उसके बाद तो फिर वहां रात हो जाएगा, तो रोशनी पड़ेगी नहीं, तो ये सारे जो हमारे लैंडर रोवर हैं ये काम नहीं करेंगे। इसीलिए इनका जो लाइफ स्पैन है चंद्रमा की सतह पे वो 14.5 दिन है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका तो इसीलिए मतलब जब तक सूर्य की रोशनी पड़ रही है तब तक वो काम करेंगे। और ये भी आपने समझ लिया कि चांद जो है बहुत स्लोली स्लोली ऑर्बिट अपने ही सतह पे, अपने ही ऑर्बिट पे जो है वो रोटेट करता है, तो बहुत स्लोली करता है। इसीलिए एक रोटेशन पूरा करने में उसको आप समझिए कि 29 दिन लग जाते हैं। इसीलिए अगर अगर आप या मैं चांद पे चले जाएं तो वहां वहां एक दिन बीतेगा, और जब हम पृथ्वी पे फोन करेंगे कि क्या हुआ, तो पृथ्वी वाले बोलेंगे यार यहाँ तो 29 दिन बीत गए। ठीक है, चलिए। अच्छा, चांद पे मतलब कि एक सवाल है कि व्हाई डू वांट टू गो टू द मून, हम चांद पे जाना ही क्यों चाहते हैं। पृथ्वी से सबसे नजदीक अगर कोई मतलब कॉस्मिक बॉडी है, कोई स्पेस की कोई अगर बॉडी है ना, तो वो चांद ही है, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, जहां पे आप स्पेस डिस्कवरी कर सकते हैं और उसको मतलब कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। और ये एक अच्छा सा मतलब कि आप सोचिए कि ये आप प्रॉपरली आप इस पे बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत सारे आप यहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, और इसके मदद से आप और डीप स्पेस में और भी दूसरे प्लैनेट्स पे आप जाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग चांद पे, इसीलिए इतनी होड़ लगी रहती है कंट्रीज में कि हमें चांद पे अपने स्पेस मिशन को भेजना है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट्स कितने तरह के होते हैं देख लीजिए। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट जो होते हैं, एक तो हमारा होता है जियो स्टेशनरी। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। देखिए, एक होता है जीओ मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच देखिए जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं इक्वेटर। इसी इक्वेटर के एकदम सीधे ऊपर इसी इक्वेटर से आप एकदम इसी इक्वेटर के लाइन पे आप 36,000 किलोमीटर उस इक्वेटर के लाइन को आप पकड़िए और एकदम पृथ्वी से ऊपर उठ जाइए। तो जब आप ऊपर उठ के आइएगा ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, वो एकदम इक्वेटर के ही लाइन में रहता है, और उसमें जो सैटेलाइट मूव करता है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो आप समझ लीजिए कि इसीलिए जब कोई भी सैटेलाइट हम देखेंगे तो वो सैटेलाइट जो है वो हमें दिखती है कि स्टेशनरी है, वो सैटेलाइट हमें मूविंग नहीं दिखेगी। वो लगेगा कि वो वैसे ही मतलब कि ऐसी स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करता थी, क्योंकि पृथ्वी भी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है और इक्वेटर के ऊपर ही मूव कर रहा है, तो लगता है कि वो जैसे कि वैसे ही वहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को यूज। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन को आप इधर से आप एक जगह से दूसरे जगह कोई दूर दराज जगह पे भेजिएगा, जिसके लिए आप वॉइस का, डेटा का, इन सब का यूज करिएगा, और फोन का, इंटरनेट का, इन सब का यूज करिएगा, तो उसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके इसके काम में हम इस ऑर्बिट का प्रयोग करते हैं। और वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, क्योंकि मतलब कि जो भी मान लीजिए कि कोई भी अगर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमें पता करना है कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो मौसम था वो कैसे कैसे बदला है, तो उसके लिए भी हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का जो है प्रयोग कर सकते हैं। और ये इतने दूरी पे रहता है पृथ्वी के कि 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में अगर आप 3 सैटेलाइट भी छोड़ देंगे तो ये पूरे अर्थ को जो है वो कवर कर लेगा। तो ये चीज समझने की बात है। दूसरा ऑर्बिट है उसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ये देखिए लो अर्थ ऑर्बिट का ना, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट का जो रेंज होता है वो बहुत छोटा है। लो लो का मतलब ही कम रेंज है। 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के, पृथ्वी से 160 से 1000 किलोमीटर के भीतर में ही ये जो सैटेलाइट्स है ना, जो सैटेलाइट है वो इस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये ऑर्बिट ज्यादा दूरी तक नहीं है, इसका जो रेंज है। और इसमें आप समझ लीजिए कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है, इसमें जो है
कि इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इक्वेटर के ऊपर ही रहेगा एकदम और वही पाथ फॉलो करेगा। कोई भी पाथ इसको आप फॉलो करवा सकते हैं और ज़्यादा दूर ज़्यादा ज़्यादा इसका कोई रेंज नहीं है। इसीलिए इसका जो मतलब कि यूज़ जो है वो सैटेलाइट इमेजिंग के लिए करते हैं ताकि हायर रेज़ोल्यूशन की फ़ोटो निकाली जा सके, क्योंकि सैटेलाइट क्योंकि अर्थ के नज़दीक रहता है ये ऑर्बिट, इसी में हम सैटेलाइट छोड़ देंगे और हाई रेज़ोल्यूशन की फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो साइंटिस्ट हमारे बैठे हैं, वो भी इसी ऑर्बिट में रहते हैं, वो भी इसी ऑर्बिट में रहते हैं ताकि ईज़िली जो है वो पृथ्वी से ऊपर जा सकें स्पेस के कक्ष में और वापस आ सकें, ठीक है? अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रहती है, वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि मात्र 90 मिनट में वो सैटेलाइट पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में बैठे हैं, वो 1 दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऑर्बिट है पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस। पोलर ऑर्बिट का मतलब सिंपल समझिए कि पोल्स, ऐसा सैटेलाइट ये देखिए ना जो कि नॉर्थ और साउथ घूमे, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये बैगनी कलर का जो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, जो ये तो इक्वेटर हुआ। और ऐसा सैटेलाइट जो कि ऐसा ऑर्बिट जिसमें जो सैटेलाइट है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही घूमे, वैसे चक्कर लगाए, उसको कहते हैं पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट आपको समझ में आ गया। रेंज इसका 200 से 1000 किलोमीटर ही होता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो भी एक तरीके का पोलर ऑर्बिट ही होता है, और उसमें जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सन के रिस्पेक्ट में एक फिक्स पोजीशन पे ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट जब गुजरेगा तो हर दिन एक फिक्स समय पे एक फिक्स जगह से गुजरेगा, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में वो सैटेलाइट का जो पोजीशन है वो फिक्स है। तो इसका मतलब कि अगर दोपहर में कोई सैटेलाइट, आज दोपहर में 1 बजे कोई सैटेलाइट दिल्ली से क्रॉस कर रहा है तो वो सन के रिस्पेक्ट में तो फिक्स है, वो कल भी उसी टाइम पे जो है वो दिल्ली से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा होता है कि जब आप मान लीजिए कि आपको पता लगाना है, जैसे कि अब दिल्ली में 5 साल पहले एक दोपहर के 1 बजे तापमान 35 डिग्रीज होता था समझ में। आज 5 साल बाद दिल्ली में वही मतलब कि दोपहर के 1 बजे तापमान 5 साल बाद 40 डिग्री है। तो इससे जो आपको मतलब जो वेदर फोरकास्टिंग है, समय-समय पे जो मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या चीजें बदली हैं, इसका आप पता लगा सकते हैं इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रख के। ठीक है, आगे बढ़िए। ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, यही वो ऑर्बिट है जिसमें पहले हमने अपने चंद्रयान को छोड़ा, चंद्रयान को प्लेस किया इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट, और वहां से फिर चंद्रयान ने अपना प्रोपल्शन मॉड्यूल से फिर धीरे धीरे हमने चंद्रयान को वापस जो है वो लूनर लूनर ऑर्बिट में भेजा। ठीक है, जीटीओ में क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पे सैटेलाइट, ये देखिए येलो जो दिख रहा है सैटेलाइट, पहले यहाँ पे हम रॉकेट से यहाँ तक पहुंचते हैं, फिर ये पूरा यहाँ से देखिए, ये जो ब्लू है ना, जहाँ येलो खत्म हो रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये हमारा सारा का सारा, ये यहाँ, ये देखिए ये येलो जहाँ पे खत्म हो रहा है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इसको हम जीटीओ कहते हैं। जीटीओ जो है वो ब्लू पाती है, और उसके बाद ये जो पूरा रेड है, ये रेड जो पूरा है वो है हमारा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जब सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं यहाँ पे जीटीओ में, पहले हम डायरेक्ट मतलब कि हम सैटेलाइट को अपने मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया और हमने एकदम से 36,000 किलोमीटर पे भेज दिया, बेमतलब का इंजन और हमारा फ्यूल जो है वो वेस्ट हो जाएगा, तो वो हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सैटेलाइट को पहले मतलब कि ऑफन सैटेलाइट से इंस्टेड हम एक ट्रांसफर ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अब जब जैसे ही हमने ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, तो उससे ये होता है कि दिस अलाउज सैटेलाइट टू रीच, फॉर एग्जांपल अब हाई एल्टीट्यूड, अब यहाँ पे जब जैसे ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च हो गया, तो अब यहाँ पे जो ग्रेविटी है, उसको ग्रेविटी और रॉकेट का जो एसेलरेशन, सैटेलाइट का जो एसेलरेशन है, उसके हेल्प से हम धीरे धीरे यहाँ पे अपने जो हमारा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, जियो ऑर्बिट है, उसको हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो फ्यूल है वो भी बचता है, और यहाँ लिखा भी है कि दिस अलाउज द सैटेलाइट टू रीच, फॉर एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट लाइक जियो विदाउट एक्चुअली नीडिंग द लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इसीलिए ये एक तरीके का शॉर्टकट है और हमारा जो इकोनॉमिकल भी होता है ये। ठीक है, और यही जीटीओ है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जहां पे पहले हम लोग सैटेलाइट को प्लेस कर देते हैं, फिर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की मदद से ये धीरे धीरे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीईओ में ये हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, और वहां से अब ये हमारे ऊपर है कि हमें और आगे कहीं भेजना है या इसी ऑर्बिट में रखना है। ठीक है, हाउ टू गेट टू द मून फ्रॉम अर्थ, देखिए जब हम अर्थ से मून पे जाते हैं ना, तो डायरेक्ट एक देखिए दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट चले जाइए,
जो नासा का अपोलो 11 था, वो डायरेक्ट ही चला गया था, उसने ये सब कोई ट्रेजेक्ट्री या ग्रेविटी का यूज नहीं किया था। 4 दिन में चला गया था 3.8 लाख किलोमीटर को कवर करके, लेकिन नासा को इसके लिए बिलियन मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़े थे। ठीक है, तो ये एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो कि हमारे इसरो ने यूज किया, चंद्रयान ने यूज किया। चंद्रयान ने क्या यूज किया? इसरो ने यूज यूज ये किया, अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके हम अर्थ बाउंड और लूनर बाउंड ऑर्बिट को हम मैनूव कर देते हैं। और अर्थ अर्थ मतलब कि पहले मतलब कि हम एक ट्रांसफर ऑर्बिट में पहले अपने हम सैटेलाइट को, चंद्रयान को हमने प्लेस कर दिया, और अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके एपोजी पेरीज का कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे करते गए। और उसके बाद धीरे से हम फिर हमने थोड़ा सा रॉकेट के एक्सेलरेशन को, सैटेलाइट के एक्सेलरेशन को यूज करके और ग्रेविटी, लूनर ग्रेविटी को यूज करके हमने लूनर ट्रांसफर ऑर्बिट पे हमने उसको जो है वो प्लेस किया। और फाइनली फिर लूनर जो मून का जो ग्रेविटी है उसको यूज करके हमने लूनर ऑर्बिट में उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये एट फर्स्ट द लूनर क्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम रेजेस इट्स ऑर्बिट। जो प्रोपल्शन सिस्टम है ना लूनर क्राफ्ट का, वो उसके ऑर्बिट को रेस करेगा। और जब जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, जब वो एपोजी फार्देस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ पे पहुंच जाएगा, तब थोड़ा सा और एक्सेलरेशन हम ऐड कर देंगे और लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत ही कम फ्यूल इसमें लगता है। देखिए कैसे चंद्रयान 3 यहाँ पे गया। यहाँ आप यहाँ देखिए पहला स्टेज, देखिए ये अर्थ है ना ब्लू, ये हमारा सैटेलाइट घूम रहा है, घूम रहा है। ये नजदीक वाला पेरिजी पास, और ये एपोजी दूर। ये देखिए ये घूम रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ चंद्रयान 3, यहाँ डिस्टेंस देखिए 1 लाख 2 लाख, ये देखिए ये और घूम रहा है, ये और घूम रहा है, ये और घूम रहा है। ये जब 2 लाख हो जाएगा ना, तो ये फिर इस ऑर्बिट में आ जाएगा। ये देखिए 2 लाख हो गया, यहाँ पे 2 लाख हो गया, ये यहाँ आ गया। इसका मतलब, और ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन, ये देखिए ये जो ग्रीन है, ये हमारा मून है। तो मून की ये देखिए घूम रहा है, अभी घूम रहा है, ये मून के ऑर्बिट में अभी आएगा। ये डिस्टेंस जो है वो एपोजी सबसे फार्देस्ट और पेरिजी सबसे पास। ठीक है, ये देखिए ये मून के ऑर्बिट में आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये मून के ऑर्बिट में यहाँ से आ गया। और जब ये मून के ऑर्बिट में, आप ध्यान से देखिए, ये अभी घूम रहा है, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पे गया, ये मून के ऑर्बिट में यहाँ से आ गया। और जब ये मून के, अब यहाँ पे देखिए, जब ये मून के ऑर्बिट में सेकेंड स्टेज है, जब ये मून के ऑर्बिट में आएगा, तो अब ये लूनर ऑर्बिट में, मतलब मून के ऑर्बिट में, यहाँ देखिए ये आया, ये देखिए ये मून के ऑर्बिट में आ गया, ये दोनों यहाँ पे। ठीक है, अब जब यहाँ से ये आएगा, तो अब देखिए तीसरे स्टेज में क्या होगा कि कैसे, अब यहाँ पे हमारा सैटेलाइट, ये पिंक कलर का हमारा सैटेलाइट है, ये देखिए ये मून के ऑर्बिट में आया, और यहाँ से यहाँ मून के ऑर्बिट, और यहाँ देखिए ये आ गया, ये देखिए, ये हमारा ये ग्रीन कलर का मून है, ये हमारा सैटेलाइट है पिंक कलर का। अब ये मून के ऑर्बिट में आके, अब ये इसका ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है चंद्रयान को जो है वो मतलब कि चांद पे भेजा है। क्योंकि चूंकि अब इतना पैसा भी मतलब इकोनॉमिकल भी ये प्रोसेस था, और इस तरीके से। लेकिन हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। चांद स्पेस में इतने सारे मतलब कि डेब्रीज है, इतने सारे वेस्ट, जो अनयूज्ड रॉकेट्स हैं, रॉकेट के वो सब डेब्रीज हैं, वो इसको, हमारे चंद्रयान 3 को हिट कर सकते थे, उसको मतलब की क्षति पहुंचा सकते थे। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंजेक्शन ऑर्बिट, ये हमारा चंद्रयान 3 है। हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से धीरे 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 धीरे, ये पॉइंट जो होता है, ये सबसे अर्थ के नजदीक, इसको पेरिजी कहते हैं। और ये देखिए फार्देस्ट पॉइंट जब हम पहुंच जाएगा, यहाँ पे ये देखिए पहले घूम रहा है ऑर्बिट में, घूम रहा है, घूम रहा है, और जब फार्देस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद ये थोड़ा सा हमने ऑर्बिट को बढ़ाया एक्सेलरेशन देके, और लूनर ट्रांसफर मतलब कि मून के ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में भेज दिया। और जब ये यहाँ गया, तो मून की ग्रेविटी ने इसको यहाँ से यहाँ गया, तो मून के ग्रेविटी ने इसको यहां से क्या किया, खींच लिया अपनी तरफ। और खींच के फिर अपने ऑर्बिट पे लास्ट में हम लोग यहाँ देखिए साउथ पोल पे ये हमारी लैंडिंग है। ठीक है, चलिए 14 जुलाई, ये देखिए ये पूरा फेज है। 14 जुलाई को हमने LVM-3 M4 जो व्हीकल्स है हमने लॉन्च किया था। उसके बाद फिर 15 जुलाई को हमने यहाँ से देखिए कि हमने पहला अर्थ बाउंड फायरिंग 1 किया, ताकि मतलब कि हम अब यहाँ देखिए हम अपने ऑर्बिट को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। 17 जुलाई को हमने फिर से ऑर्बिट को बढ़ाया। 22 जुलाई को हमने चौथे ऑर्बिट को अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग, हम ऑर्बिट को और बढ़ाते गए। ठीक है, और ये देखिए जैसे जैसे हम ऑर्बिट को बढ़ाएंगे ना, तो जो हमारा एपोजी है, एपोजी वो बढ़ते जाएगा, और पेरिजी है, पेरिजी मतलब कम डिस्टेंस। एपोजी बढ़ाना है, क्योंकि एपोजी मतलब कि अर्थ से सबसे सबसे एकदम फार्देस्ट पॉइंट। तो जब जब हमारा सैटेलाइट एकदम फार्देस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, तभी तो फिर वो जब वापस से, जब दोबारा जब वो रोटेट करने आएगा, तो वो लूनर जो अर्थ जो मून की ग्रेविटी है वो उसको अपने तरफ खींच लेगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी तब कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 25 जुलाई को हमने ऑर्बिट रेजिंग किया, मैनूवर परफॉर्म किया, और नेक्स्ट फायरिंग हमने ट्रांसलूनर इंजेक्शन, हमारा यहाँ प्लान था 1 अगस्त को हमने ऐसा किया। और हमने स्पेस क्राफ्ट को देखिए, स्पेस ये हमने स्पेस क्राफ्ट को 1 अगस्त को हमने ट्रांसलूनर ऑर्बिट में हमने क्या किया, हमने उसको इंजेक्ट कर दिया।
अब यहाँ पे देखिए 5 अगस्त को चंद्रयान 3 हमने लूनर ऑर्बिट में देखिए, हमारे लूनर ये देखिए चांद के ऑर्बिट में 5 अगस्त को यहाँ पे जो हमारा चंद्रयान 3 है यहाँ पे ये देखिए ये आ गया सक्सेसफुली। और 14 अगस्त को जो है ऑर्बिट सर्कुलेशन यहाँ पे करने लगा। और 17 अगस्त को जो है लैंडर हमारा मॉड्यूल है, जो मैंने आपको बताया था ना कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल जो है वो डिटैच हो जाएंगे। लैंड प्रोपल्शन मॉड्यूल घूमता रहेगा, ऑर्बिट करता रहेगा चांद के एटमोस्फेयर को, उतरेगा नहीं और लैंडर मॉड्यूल उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 17 अगस्त को ये जो है लैंडर मॉड्यूल जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट हो गया। और उसके बाद और डिबूस्टिंग, फिर से डिबूस्टिंग परफॉर्म की गई। 19 अगस्त को जो है डिबूस्टिंग परफॉर्म की गई और सेकंड डिबूस्टिंग तो 20 अगस्त को थी। 20 अगस्त को भी डिबूस्टिंग परफॉर्म करी और कहा गया कि पावर डिसेंट जो होगा वो 23 अगस्त को शाम में 5:45 से शुरू किया जाएगा और ऐसा ही हुआ। और भगवान की दया कृपा से हम लोग सक्सेसफुली लैंड कर गए 6:04 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 15 अगस्त को जब चंद्रयान 3 ने अपने लैंडर कैमरा से, लैंडर विक्रम लैंडर, उससे जो फोटोज भेजे थे, ये फोटोज भेजे थे। और ये देखिए ये वीडियो भेजी है, चांद की वीडियो। चांद एज कैप्चर फ्रॉम लैंडर पोजिशन डिटेक्टेड कैमरा। कितने देखिए कितने एस्ट्रॉइड्स है, कितने यहाँ पे गड्ढे हैं चांद पे और कितना सारा ये देखिए ये वीडियो है। और ये पूरा और ये एक 3D एनिमेशन है कि कैसे हमारा रॉकेट चांद तक पहुंचा। आइए समझते हैं, देखिए ये देखिए LVM-3 M4, ये देखिए ये इग्नाइट हुआ। S200 जला, ध्यान से देखिएगा, S200 जला। हाँ, S200 सॉलिड प्रोपेलेंट में आग लगी, इग्नाइट हुआ। S200 एकदम, अब दोनों काम हो गया, दोनों डिटैच हो गया। अब क्या होगा, L110 में इग्नाइट हुआ। अब L110 जो लिक्विड मतलब कि रॉकेट है वो अपना काम कर रहा है। ये देखिए ये L110 है। और ये जो हमारा ये मैं बताया था पेलोड फेयरिंग, वो निकल गया। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, पेलोड फेयरिंग यहाँ से निकल गया। अब देखिए सैटेलाइट हमारा यहाँ पे दिख रहा है L110, इसका भी काम हो गया, ये भी निकल गया। अब क्रायोजेनिक अपना काम करेगा, C25 ये रहा क्रायोजेनिक, ये अपना काम करके जो आगे तक ले गया है। ठीक है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान और यहाँ पे ये जो हमारा चंद्रयान है यहाँ पे, ये हमारा वहां से डिटैच हो गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और उसके बाद फिर अब हम ऑर्बिट रेजिंग जो है हमने अपना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। देखिए ऑर्बिट अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अब हम अपने इस ऑर्बिट को पृथ्वी के अनुसार हम ऑर्बिट को रेज करते जा रहे हैं। आगे बढ़िए, देखिए अब पृथ्वी के चक्कर काटते जाएगा तो एपोजी मतलब इसको ऐसा पॉइंट मतलब कि पे जाना है जहां पे पृथ्वी के फार्देस्ट पॉइंट पे चला जाए, जहां पे मून की ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और इसको अपने तरफ अपने लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में खींच ले। तो ये देखिए ये देखिए ये सैटेलाइट जो है, ये हमारा अर्थ है। ये देखिए ये वाला पॉइंट पेरिजी है और ये एपोजी है। ये देखिए ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते, फार्देस्ट पॉइंट यहाँ पे था। अब देखिए लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में चला गया, ये मून है। मून ने इसको अपने तरफ खींच लिया। ठीक है, देखिए मून ने अपने तरफ खींचा ना। अब मून ने अपने तरफ खींचा तो अब मून क्या बोलेगा कि चलिए अब आप मेरे तरफ आ गए हैं, तो अब आप मेरे मेरे चारों तरफ चक्कर काटिए और ऑर्बिटिंग करिए मेरे चारों तरफ। अब यही चंद्रयान जो है, अब ये देखिए ये ऑर्बिटिंग करेगा। ये देखिए ये ऑर्बिटिंग कर रहेगा, अब ये मून के चारों तरफ अब ये ऑर्बिटिंग करेगा। ठीक है, ऑर्बिटिंग कर रहा है। हाँ, आगे देखते जाइए, ये देखिए ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखिए अब ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट करेगा और अपना जो एपोजी है उसको कम करेगा, ताकि एपोजी कम करेगा ताकि वो लैंड कर सके। और इसी टाइम पे ये देखिए ये देखिए ये प्रोपल्सर था और प्रोपल्सन मॉड्यूल से जो हमारा लैंडर मॉड्यूल विक्रम है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और मतलब और जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो तो अपना घूमते ही रहेगा, वो घूमते रहेगा दीदी, ये घूमते रहेगा अपने ऑर्बिट में। विक्रम जो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल वो घूमते रहेगा, जो विक्रम है वो फर्दर एसेलरेशन अपने सैटेलाइट का एसेलरेशन यूज करके अपने ऑर्बिट को और थोड़ा सा मतलब कि डिबूस्ट करके और थोड़ा अंदर आएगा, चांद के और करीब आएगा। जो ऑर्बिटर है जो मतलब प्रोपल्सन है, और ये विक्रम जो है वो देखिए ये अब आगे बढ़िए। हाँ, और जो ऑर्बिटर है अब ये लूनर सरफेस को जो है ये भी स्कैन करेगा। और ये हमारा जो है लैंडर है, विक्रम लैंडर है, ये भी स्कैन कर रहा है कि ऐसी कोई जगह ढूंढी जाए जहां पे हम उतर सके प्रॉपरली। तो ये ऐसी जगह ढूंढ रहा है, ऐसा ना कि गड्ढे उड्ढे में उतर जाए तो फिर मिलेगा ही नहीं। तो एकदम हार्ड लैंड ढूंढ रहा है जहां पे उतर सके। और ये देखिए यहाँ पे इसने इनिशिएट किया डिबूस्टिंग, और ये डिबूस्टिंग करके अब ये उतरने का प्रयास करेगा। और ये देखिए यहाँ पे विक्रम जो है वो लैंड कर गया। ठीक है, विक्रम लैंड कर गया और ये अब इंफॉर्मेशन भेजेगा अर्थ को कि हाँ हम लैंड कर गए। ठीक है, तो जब ये अब ये विक्रम लैंड कर गया, विक्रम लैंडर, अब ये विक्रम लैंडर खुलेगा, इसमें से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। रोवर जो मतलब कि 6 चक्कों वाला जो हमारा रोवर है, जो कि अब चलेगा। ये देखिए रोवर निकला, और रोवर निकलने के बाद अब ये मून के सरफेस पे ये क्या करेगा, मून के सरफेस पे ये चलेगा।
ठीक है? तो आपको समझ में आया कि इस पे कैसे क्या-क्या कैसे मतलब किस तरीके से हमारा चंद्रयान 3 काम करेगा। आई होप आपको समझ में ये देखिए डेज़ 1, 2, 3, 4 चाँद की रोशनी 14 दिन तक जब तक पड़ेगी, 14 दिन ये देखिए ना 14 दिन, तभी तक इसका काम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम लोग फाइनली लैंड कर गए हैं, तो एक खुशी का पल है और पूरे भारतवर्ष भारतीयों के लिए गर्व का पल है। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है और उनके पेरेंट्स हैं, हमारा झंडा लहरा रहा है, हमारा चंद्रयान यहाँ देखिए टेक ऑफ कर रहा है और हम लोग लैंड कर गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रयान ने सबको कहा शाम में कि मिलते हैं आप लोगों से 23 अगस्त को शाम में 6:04 पे चंद्रयान ने ये बात कही थी कि 23 अगस्त शाम को 6:04 पे हम मिलेंगे और उसी हिसाब से आप देखिए कि हम लैंड भी कर गए और देखिए हम कहां से कहां तक आ गए। हम ये देखिए कि जब इसरो बना था तो साइकिल पे हम ये रॉकेट लेके जाते थे, क्या वक्त हमने देखा है। और आज देखिए कि हम कहां से कहां आ गए कि हम आज चंद्रमा की सतह पे पूरे विश्व में ऐसे पहला देश बन गए जो कि साउथ पोल पे हम ऐसे पहले देश हैं जो कि लैंड कर गए। तो सोचिए हमारे लिए कितने गर्व की बात है। हम भारतीय होने पे गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और आई होप आप लोगों को ये पूरा चंद्रयान का प्रेजेंटेशन थोड़ा समझ में आया होगा और आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।